गुड इवनिंग। एसएम फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। फिजिक्स ओनली चैनल पहले नाम था चैनल का, अभी मैंने एसएम फिजिक्स नाम इसका किया है और पिछले 1 महीने के बाद मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं कक्षा 11वीं का जड़त्व आघूर्ण का लंबवत प्रमेय आपको समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों से बनता भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूँ। सबसे पहले हम समझेंगे जड़त्व आघूर्ण होता क्या है। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण देखिए, अगर कोई भी दृढ़ पिंड है, दृढ़ पिंड का मतलब है कोई एक ठोस पिंड, ऐसा पिंड जो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हो, और चूंकि कण जो है वो असंख्य होते हैं, अनगिनत होते हैं, तो ऐसे कणों से मिलकर बने हुए पिंड को क्या बोलते हैं? दृढ़ पिंड। एक रिजिड बॉडी, ठोस बॉडी, जैसे कि चौक हो सकती है, पत्थर हो सकता है, आलू हो सकता है, ये एक ठोस पिंड है। लेकिन प्लास्टिक की जो बॉल है वो दृढ़ पिंड नहीं कहलाए, क्योंकि अंदर से खोखली होती है। अब दृढ़ पिंड गोलाकार भी हो सकता है और किसी भी अनियमित आकार का हो सकता है। तो अगर गोलाकार होगा तो इसकी एक निश्चित त्रिज्या होगी और इस गोले का पूरा जो द्रव्यमान होगा वो होगा कैपिटल एम, और इसके द्रव्यमान केंद्र से जो अक्ष गुजर रही है उसकी परितः अगर इसको घुमाया जाए तो हमको एक चीज मिलती है, वो है जड़त्व आघूर्ण। अब देखिए यहाँ पे दो चीज आई है, एक तो द्रव्यमान केंद्र, तो ध्यान से समझेंगे। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास। मास यानी कि द्रव्यमान, सेंटर यानी कि केंद्र। द्रव्यमान केंद्र मतलब कोई भी वस्तु का, कैसी भी वस्तु हो, किसी भी आकार की हो, उसका एक द्रव्यमान केंद्र होता है। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि जैसे कि पेन है, इस पेन का द्रव्यमान केंद्र निकालना है, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो ऐसे निकाला जाएगा कि जहां पर इसका पूरा द्रव्यमान संतुलित हो जाए, हम उंगली पर ऐसे इसको बैलेंस करेंगे और ये हमारी उंगली पर जहां पर बिल्कुल संतुलन की स्थिति में ठहर जाएगा, यही इसका द्रव्यमान केंद्र है। हर एक वस्तु का द्रव्यमान केंद्र होता है, लेकिन वो उसकी आकृति पर निर्भर करता है। अगर उसकी आकृति बेडौल है यानी कि नियमित नहीं है, तो द्रव्यमान केंद्र जो होगा वो उसके द्रव्यमान के हिसाब से होगा। जैसे देखो, इसमें जो द्रव्यमान केंद्र है, इसका ढक्कन यहाँ लगा हुआ है, तो ये ढक्कन इधर पर द्रव्यमान बढ़ा रहा है, इसलिए द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे संतुलित हो गया। ठीक है, अब अगर हम इस ढक्कन को निकाल दें तो ये पेन जो है ये गिर जाएगा इस तरफ। ये देखो, मतलब इसका जो द्रव्यमान केंद्र है अब यहाँ पे नहीं होगा जहां अभी रखा, जहां पे था, ये ट्रांसफर हो गया इस तरफ। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र किस स्थिति पर निर्भर करता है? जहां से उसका द्रव्यमान जो है वो दोनों साइड एक बराबर हो। ठीक है, तो वो द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, इस बोर्ड का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा? क्योंकि बोर्ड आपको नियमित आकृति का दिख रहा है, इसलिए बोर्ड के दोनों कोनों को मिला दो आप। कैसा है? आयताकार है बोर्ड, इसके दोनों कोनों को मिला दें, अर्थात ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, ये दोनों विकर्णों को मिलाने पर इसका सेंटर पॉइंट जहां पे मिलेगा, इसका सेंटर पॉइंट जहां पे मिलेगा वही इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। अर्थात इस बिंदु से अगर हम एक अक्ष को गुजार दें, यानी कील को गड़ा दें और इसको घुमाएं, तो ये फ्री घूमेगा, जैसा कि पंखा, सीलिंग फैन में इसका द्रव्यमान केंद्र देखकर ही इसको बनाया जाता है। ऐसे नहीं बना दिया गया कि कैसे भी उसको लेकर के कोई बड़ी पंखी लगा दी, छोटी पंखी लगा दे, नहीं। द्रव्यमान केंद्र बनाएंगे तो तीनों ब्लेड का जो द्रव्यमान है वो एक जैसा होगा। आप माप के देख सकते हैं, कभी भी एक नया पंखा है तो तीनों ब्लेडों को निकालकर इनका द्रव्यमान नापेंगे तो एक जैसा रहेगा। और इसका मैक्सिमम जो द्रव्यमान है वो बीच में रख दिया गया है। इसके बीच में इसलिए रखा गया है, जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा मैं पहले आपको बता दूं। देखिए, जड़त्व आघूर्ण होता है, अभी इस गोले में हम बता रहे थे, या इसमें अनियमित आकार के पिंड में, ये होता है I = mr²। I फॉर इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण I से दर्शाते हैं, m द्रव्यमान है, r दूरी है। अब हम गोले की बात करें, फिर इसकी बात करते हैं। गोले को देख रहे हैं तो ये नियमित आकृति का दिख रहा है, अर्थात केंद्र से इसकी परिधि की दूरी एक जैसी है, उसको हम बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या। तो ये तो एक बराबर होगी, इसके लिए आसान सा सूत्र बन गया I = mr²। ये जड़त्व आघूर्ण है। जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा है कि I बराबर द्रव्यमान गुणित घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान के प्रसार
या वितरण की लंबवत दूरी का वर्ग। देखिए, पिंड का द्रव्यमान, गोले का द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से जहां तक द्रव्यमान फैला हुआ है, यानी द्रव्यमान का जो प्रसार जहां तक है उस दूरी, द्रव्यमान जहां तक फैला है वो दूरी का वर्ग और इन दोनों का गुणनफल, यानी कि द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान के प्रसार की दूरी के वर्ग के गुणनफल को आई कहते हैं। सिंपल है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब मान लीजिए ये नियमित आकार का नहीं है, गोला नहीं है, तो इसकी नियमित त्रिज्या भी नहीं होगी, क्योंकि ये दूरी अलग है केंद्र से, ये दूरी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ऐसे में क्या होता है कि इसकी एक औसत दूरी निकाल लिया, औसत दूरी निकाल लिया, तो यहाँ पर ये जो औसत दूरी निकलती है इसको क्या बोला जाता है, परिभ्रमण त्रिज्या बोला जाता है, क्योंकि R1, R2, R3 डैश डैश Rn/2, तो सभी दूरियों का जो है एक औसत मान निकाल लिया, सॉरी 2 नहीं, n डिस्टेंस है इसलिए n का। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि कोई भी दूरी जो है वो निश्चित नहीं है, कोई ज्यादा है कोई कम है, तो इसका एक औसत मान निकाल करके उसका सेंटर पॉइंट प्राप्त किया जाएगा। तो द्रव्यमान केंद्र तो मिलेगा, वो तो जायज सी बात है, द्रव्यमान केंद्र तो होगा चाहे वो कैसा भी पिंड हो, क्योंकि वो द्रव्यमान केंद्र क्या है, उसका संतुलन बिंदु है जहां पूरा द्रव्यमान केंद्रित है। तो ये वाला रेडियस जो है इसको परिभ्रमण त्रिज्या कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, परिभ्रमण त्रिज्या, या इसको बोलते हैं विघूर्णन त्रिज्या। विघूर्णन या परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं, क्योंकि औसत मान है यहाँ पे, आर नहीं है, रेडियस नहीं है, ठीक है। लेकिन जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला तो वही होगा, I बराबर mk² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन है तो डिस्टेंस ही ना, जहां तक द्रव्यमान फैला हुआ है उसी को बोलते हैं r का स्क्वायर, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण जो है ये हमने बताया परिभाषा। अब इसका मात्रक क्या होता है, ये एक अदिश राशि है, कोई दिशा इसकी नहीं होती। मात्रक होगा m का मात्रक किलोग्राम और दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, CGS में ग्राम और दूरी का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, विमी सूत्र, विमी सूत्र होगा इसका, किलोग्राम को m लिखते हैं, m फॉर मास, और दूरी का वर्ग, यानी दूरी को हम क्या लिखते हैं, लेंथ, लंबाई को, तो ml2, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन भी लिखने को आ सकता है, और डायमेंशन फार्मूला और यूनिट दोनों, मात्रक और विमी सूत्र, तो दो नंबर का क्वेश्चन भी बनता है इससे। और फिर इसके बाद जो मैं आपको बता रहा था वो समझा रहा हूं। जड़त्व आघूर्ण जो होता है उसके 3 प्रमेय हैं। पहला प्रमेय जो है, जड़त्व आघूर्ण के 3 प्रमेय। पहला प्रमेय, प्रमेय 3 प्रमेय है। पहला तो योग का प्रमेय, योग की प्रमेय, योग यानी कि जोड़ना है। तो जो इस दृढ़ पिंड दिया गया है, इसके जितने भी कण हैं, इन सभी कणों के जो मतलब ये जो पिंड है इसके बहुत सारे कण होते हैं, M1, M2, M3 हमने मान लिया कण, इनकी दूरियां R1, R2, R3 मान लिया। तो सभी कणों की जड़त्व आघूर्णों का योग, यानी I1, I2 प्लस I3 प्लस डैश 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 n कणों के लिए IN, इन सभी को जोड़ दें तो हमको पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। ये क्या होगा, I होगा। तो ये योग की प्रमेय कहलाती है, अर्थात सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों को जोड़ने पर हमको जो मिलेगा वो पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण मिलेगा। तो ये योग की प्रमेय है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है। अब इसके बाद देखिए, मैं आपको दूसरा और तीसरा प्रमेय समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम लंबवत अक्ष प्रमेय आपको समझा रहे हैं। इसके बाद समांतर अक्ष प्रमेय समझाएंगे। ध्यान से देखिए, बहुत सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लंबवत अक्ष प्रमेय, तीसरा है समांतर अक्ष प्रमेय, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट। तो शुरुआत करते हैं लंबवत अक्ष प्रमेय की। जड़त्व आघूर्ण का लंबवत अक्ष प्रमेय, मैं चित्र बना देता हूं पहले।
एक दृढ़ पिंड बना लेते हैं और दृढ़ पिंड की जो है वो 3 परस्पर लंबवत अक्ष हैं, OX, OY और OZ। पूरे पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M है और हमने चूंकि बहुत सारे कण होते हैं किसी भी दृढ़ पिंड के, अनंत कण है, हमने एक कण मान लिया M AP और उसका द्रव्यमान मान लिया M। अब इससे P से OX अक्ष पर लंबवत एक लंबाई खींचा, लंब खींचा और OY अक्ष पर एक लंब खींचा। OX अक्ष पर लंब खींचेंगे तो ये हो जाए, इसको नाम दे दिया हमने PA और OY अक्ष पर PB और OZ अक्ष पर यहाँ से लंब खींचा तो ये हो गया OP और इनका नाम हमने दे दिया। OP की डिस्टेंस कितनी R है, OA में है X और OI में है Y। यहाँ पे कोण बन जाएगा थीटा, कोण के सामने वाली भुजा ये लंब। ध्यान से देखिएगा इधर पे थोड़ा सा ये कैलकुलेशन कि ये यहाँ पे क्या बनेगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल बन गया। यहाँ पे देखो ये OAP कोण के सामने वाली भुजा लंब है तो ये हो गया लंब, ये आधार और ये कर्ण, क्योंकि अभी पाइथागोरस सूत्र भी लगाएंगे हम। और ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया OAPB। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो ये Y है तो ये भी Y हो गया और ये X है तो ये भी X हो गया सामने वाला। ठीक है, अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा थ्योरी लिखना है कि माना कि कैपिटल M द्रव्यमान का पिंड है जिसमें जो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। माना स्मॉल m द्रव्यमान का एक, मैं यहाँ से लिखता हूँ, माना स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण P है, कण P। अब देखो ये तो ये लिखना हो तो लिख सकते हैं आप कि P से हमने OX अक्ष पर लंब खींचा PA और OY अक्ष पर लंब खींचा PB। ये थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखेंगे कण P की OX अक्ष से लंबवत दूरी, क्योंकि व्यंजक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आपको समझना है, ज्यादा लिखना नहीं। देखिए P से OX अक्ष की लंबवत दूरी कितनी है, ये दिख रहा है AP है ना, OX अक्ष से लंबवत दूरी AP, तो AP इक्वल टू कितना है Y कैसे आया मैंने समझा दिया, पूरी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ समांतर चतुर्भुज बना तो आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये Y है तो ये भी Y, ये X है तो ये भी X, तो ये AP का मान कितना है Y और कर्ण P की OY अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगा BP इक्वल टू X, चित्र में आप देख सकते हैं X और OZ अक्ष से लंबवत दूरी, OZ अक्ष से लंबवत दूरी ये क्या होगा OP इक्वल टू R। ठीक है, इतना लिखा। इसके बाद आप जड़त्व आघूर्ण की जो परिभाषा है बस इसको याद रखिए कि I इक्वल टू mr² होता है। तो हमको कण P के लिए जड़त्व आघूर्ण निकालना है OX के परितः और OY के परितः और OZ के परितः। ठीक है, इसका प्रमेय क्या था मैं आपको पहले बता देता हूँ। प्रमेय ये है कि किसी दृढ़ पिंड का दो परस्पर लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र है I बराबर mr²। अब देखिए OX अक्ष और OY अक्ष ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो प्रमेय कहता है दो परस्पर लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग। तो OX के परितः जड़त्व आघूर्ण IX और उसके लंबवत कौन है OY अक्ष, उसके परितः जड़त्व आघूर्ण IY, इनका योग इनके कटान बिंदु से होकर जाने वाली तीसरी लंबवत अक्ष यानी कि OZ के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। समझ में आई बात कि तीन परस्पर लंबवत अक्ष हैं, उनमें से दो परस्पर लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण है, मतलब OX के परितः IX और OY अक्ष के परितः IY, इन दोनों का योग जो है वो तीसरी OZ अक्ष के जड़त्व आघूर्ण IZ के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है। अब देखते हैं जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा याद रखें तो उससे आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए कण P का OX अक्ष के परितः
परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? आई एक्स बराबर क्या लिखते हैं जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा में? ये सूत्र याद रखो, आई बराबर एम आर स्क्वायर, यानी कण का द्रव्यमान स्मॉल एम। और अब आप देखिए ओ एक्स से पी की दूरी कितनी थी? ए पी बराबर वाई। तो आप क्या लिखोगे? दूरी क्या है, क्योंकि यहाँ दूरी लिखी जाती है लंबवत दूरी। तो अभी दूरी कितनी है पी की ओ एक्स से? वाई, वाई लिख दीजिए, वाई स्क्वायर। ये तो कण पी के लिए हुआ। अब इसलिए संपूर्ण पिंड का ओ एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, तो फिर आई एक्स इजिकल टू क्या आएगा? सिग्मा लगा दीजिए। सिग्मा यानी पूरे पिंड के लिए हो जाएगा। सिग्मा यानी समेशन होता है उसका, पूरे पिंड के लिए उसका योग हो जाएगा। तो सिग्मा एम वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार आप लिखेंगे कर्ण P का ओ एक्स अक्ष के परितः ओ वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? आई वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। देखिए कर्ण P का द्रव्यमान m और दूरी कितनी है ओ वाई अक्ष से? ये है पी वी स्क्वायर, यानी पी वी यानी एक्स, तो एम एक्स स्क्वायर। इसलिए संपूर्ण पिंड का ओ वाई अक्ष के परितः जड़त्व कितना होगा? आई वाई बराबर केवल सिग्मा लगा देना बस, जैसे यहाँ भी सिग्मा लगा। पूरे पिंड के लिए आपको सिग्मा लगाना है, और कण के लिए लिखा तो केवल ये लिखना है, पूरे पिंड के लिए सिग्मा लगाना है। सिग्मा एम एक्स स्क्वायर इक्वेशन 2 तथा कण P का ओ जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई जेड इक्वल टू क्या आएगा? एम आर स्क्वायर। और पूरे पिंड के लिए, संपूर्ण पिंड का ओ जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई जेड इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर, समीकरण 3। अब आप बनाते हैं चित्र में समकोण त्रिभुज ओ ए पी में। देखें आप, देखिए जहां कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ए पी लंब हो गया, ओ ए कर्ण आधार हो गया, ओ पी कर्ण हो गया। तो समकोण त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा? ओ पी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू रख देंगे ओपी यानी कि आर स्क्वायर, ओ ए मतलब एक्स स्क्वायर, एंड ए पी यानी कि वाई स्क्वायर। अब क्या करना है? सिग्मा एम का गुणा दोनों पक्षों में, सिग्मा एम का गुणा दोनों पक्षों में कर देंगे। तो सिग्मा एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई स्क्वायर। इक्वेशन 1, 2, 3 से वैल्यू रख देंगे। सिग्मा एम आर स्क्वायर का वैल्यू आई जेड, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर का वैल्यू आई वाई, सिग्मा एम वाई स्क्वायर का वैल्यू आई एक्स। समीकरण 1, 2 व 3 से तो ये हमें प्राप्त हो गया आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। प्रूव हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, क्या आ गया? आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। यहाँ देखो सिग्मा एम एक्स स्क्वायर मतलब आई वाई, तो आई वाई लिखेंगे, आई एक्स, एक ही बात है। तो ये प्रूव हो गया लंबवत अक्ष प्रमेय कि दो परस्पर लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग तीसरी लंबवत अक्ष के बराबर होता है। ठीक है, तो ये लंबवत अक्ष प्रमेय है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसे अच्छे से तैयार कर लें, 1-2 बार आप देखकर रिपीट करेंगे तो ये आपसे बन जाएगा। अगले वीडियो में मैं समांतर अक्ष प्रमेय का वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा। थैंक यू।